हेलो गाइस, एडुटैप आपका वेलकम करता है, आपका स्वागत करता है। आज का जो वीडियो लेसन है वो टाइप्स ऑफ लर्निंग पे है। हम पिछले लेसन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि लर्निंग क्या होती है और उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। इस लेसन में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इस लेसन की इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब पास्ट ईयर पेपर्स में इस लेसन में से कितने क्वेश्चंस आ चुके हैं। अगर हम पेपर वन की बात करें तो 2013 में 2 क्वेश्चन, सितंबर 2014 में एक, और फिर सितंबर 2016 यानी कि जो आखिरी पेपर हुआ था उसमें भी इसमें से एक क्वेश्चन आ चुका है। पेपर टू की बात करें तो 2012 में इसमें 2 क्वेश्चन आए थे, उसके बाद इसमें से कभी भी क्वेश्चन नहीं आया है। तो आप देख सकते हैं कि पेपर वन और पेपर टू में कुछ कंसिस्टेंट बेसिस पे इस चैप्टर में से क्वेश्चंस नहीं आए हैं, और आए भी हैं तो कम आए हैं। तो क्या इसका मतलब है कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है? लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगा कि नहीं, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीटीईटी में हर चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। एक एक मार्क इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको 150 में से कम 120 या 125 मार्क्स लेने हैं, तभी जाके आपकी कहीं भी क्रेडिबिलिटी बनेगी जब आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। और इस चैप्टर को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स में ये चैप्टर एक बेस की तरह एक्ट करता है। मतलब अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से नहीं समझेंगे तो शायद आगे आने वाले चैप्टर्स में हम जिन चीजों को डिस्कस करेंगे आप उनको शायद नहीं समझ पाएंगे। तो आपने पूरी अटेंशन देनी है, पूरा टाइम देना है इस चैप्टर को समझने के लिए। अगर हम टाइप्स ऑफ लर्निंग की बात करें तो लर्निंग को बेसिकली 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहली है लर्निंग अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, कि जैसे जैसे हमारे बॉडी के ऑर्गन्स बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारी लर्निंग होती है। दूसरी कैटेगरी है आइडिएशन लर्निंग, जिसमें हम अपने दिमाग में कुछ आइडियाज को डेवलप करते हैं, कुछ कंसेप्ट्स को डेवलप करते हैं, कुछ मेंटल एसोसिएशंस बनाते हैं। तीसरी कैटेगरी है एज पर डोमेन्स ऑफ बिहेवियर इन्वॉल्व, के जो भी बिहेवियर की डिफरेंट डोमेन्स हैं उनमें किस किस टाइप की लर्निंग होती है, ये हमारी तीसरी कैटेगरी है। तो जैसे मैंने आपको बताया, टाइप्स ऑफ लर्निंग इन 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होती है और हर कैटेगरी में फर्दर टाइप्स ऑफ लर्निंग होती है। तो अब हम इन 3 कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे और हर कैटेगरी में जो टाइप्स ऑफ लर्निंग है उनको भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सबसे पहली कैटेगरी को डिस्कस करेंगे, जो है लर्निंग अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, के जो लर्निंग हमारी बॉडी के ऑर्गन्स के डेवलप होने के कारण होती है। इसमें जो टाइप ऑफ लर्निंग है वो है मोटर लर्निंग। मोटर लर्निंग वो लर्निंग होती है जो हमारे बॉडी के मसल्स डेवलप होने के साथ होती है। जैसे कि आप साइकिलिंग और जंपिंग का एग्जांपल लीजिए, हम साइकिलिंग और जंपिंग तभी सीख पाते हैं जब हमारे बॉडी के मसल्स बड़े हो जाते हैं और स्ट्रांग हो जाते हैं। मोटर लर्निंग को हम एक्विजिशन ऑफ स्किल्स भी कहते हैं, क्योंकि देखिए साइकिलिंग एक स्किल है। ऐसे ही अगर आप डांसिंग का एग्जांपल लें तो डांसिंग भी एक मोटर लर्निंग है, जिसमें हमारे बॉडी के मसल्स यूज हो रहे हैं, हमारी फिजिकल बॉडी यूज हो रही है, और डांसिंग भी एक तरह से एक्विजिशन ऑफ स्किल्स ही है। तो आपको ये बात याद रखनी बहुत जरूरी है कि मोटर लर्निंग को हम एक्विजिशन ऑफ स्किल्स लर्निंग भी कहते हैं। तो अभी हमने डिस्कस की लर्निंग अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। अब हम डिस्कस करेंगे आइडिएशन लर्निंग। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आइडिएशन लर्निंग का मतलब है कि आप कुछ कंसेप्ट्स को सीख रहे हैं, आप कुछ आइडियाज को डेवलप कर रहे हैं और अपने दिमाग में कुछ मेंटल एसोसिएशंस बना रहे हैं। उस चीज को हम आइडिएशन लर्निंग कहते हैं। आइडिएशन लर्निंग को एक्विजिशन ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है। यह चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, एग्जाम में इस पर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब आइडिएशन लर्निंग बेसिकली 3 टाइप्स की होती है: परसेप्चुअल लर्निंग, कंसेप्चुअल लर्निंग और एसोसिएटिव लर्निंग। तो हम तीनों टाइप्स की लर्निंग को अब एक एक करके आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। आइडिएशन लर्निंग में पहली लर्निंग परसेप्चुअल लर्निंग है। परसेप्चुअल लर्निंग का मतलब है वो लर्निंग जो हम अपनी सेंसेस को यूज करके करते हैं। जैसे कि अगर हम किसी चीज को देखकर, सुनकर, हाथ लगाकर, सूंघकर या टेस्ट करके जो लर्निंग करते हैं उसको हम परसेप्चुअल लर्निंग कहते हैं। जैसे कि आप चीजों को टेस्ट कर कर बता सकते हैं कि कौन सी चीज खट्टी है, कौन सी चीज मीठी है। ये आपकी लर्निंग ही है जो आपको बताती है कि नींबू खट्टा होता है और जलेबी मीठी होती है। तो बेसिकली कोई भी लर्निंग जो आपकी सेंसेस के थ्रू होती है और आपके दिमाग में एक इंप्रेशन बना जाती है, उसको हम परसेप्चुअल लर्निंग कहते हैं। जैसे कि अगर आप दो चीजों की सुगंध में डिफरेंस कर पा रहे हैं तो वो आपकी परसेप्चुअल लर्निंग के कारण ही है। अगर आप दो सॉन्ग्स के म्यूजिक के बीच में डिफरेंस बता पा रहे हैं तो वो आपकी परसेप्चुअल लर्निंग ही है।
अगर आप दो कलर्स में डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं तो वो भी आपकी परसेप्चुअल लर्निंग ही है। परसेप्चुअल लर्निंग बेसिकली कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स पे होती है, मतलब वो ऑब्जेक्ट्स जिनको हम देख सुन हाथ लगा सकते हैं या फिर टेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कीजिए, अगर आपको कोई ग्रीन कलर की परसेप्चुअल लर्निंग करवा रहा है, मतलब आपको ग्रीन कलर का कंसेप्ट समझा रहा है, तो ये एक कंक्रीट चीज है क्योंकि वो आपको एक ग्रीन कलर दिखा सकता है। ऐसे ही अगर आपको कोई ट्रायंगल का कंसेप्ट समझा रहा है तो ये भी एक कंक्रीट ऑब्जेक्ट की लर्निंग है क्योंकि ट्रायंगल वो आपको दिखा सकता है। ऐसे ही म्यूजिक भी आपको सुना सकता है जिसको हम कंक्रीट लर्निंग ही बोलते हैं। तो परसेप्चुअल लर्निंग हमेशा कंक्रीट चीजों पे होती है, अब्स्ट्रैक्ट चीजों पे नहीं होती है। अब्स्ट्रैक्ट चीजें क्या होती हैं ये हम आने वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। दूसरी टाइप ऑफ आइडिएशन लर्निंग होती है कंसेप्चुअल लर्निंग। कंसेप्चुअल लर्निंग में हम चीजों के बारे में अपने दिमाग में कुछ कंसेप्ट्स बनाते हैं। किसी भी चीज के बारे में जब हम कंसेप्ट बनाते हैं तो बेसिकली उस चीज को लेकर हम अपने दिमाग में एक जनरलाइजेशन करते हैं, एक जनरलाइज्ड व्यू बनाते हैं। जैसे कि अगर आप फ्रूट्स को लेकर अपने दिमाग में एक कंसेप्ट बना रहे हैं तो मतलब आप फ्रूट्स को लेकर एक जनरलाइज्ड व्यू बना रहे हैं कि फ्रूट्स मीठे होते हैं। ऐसे ही कुत्तों के बारे में अगर आप कंसेप्ट बना रहे हैं तो आप एक जनरलाइज्ड व्यू बना रहे हैं कि सारे कुत्ते भौंकते हैं। ऐसे ही अगर हिली एरियाज को लेकर आप अपने दिमाग में कंसेप्ट बना रहे हैं तो आप उनको एक जनरलाइज्ड व्यू से देख रहे हैं कि सारे हिली एरियाज कोल्ड होते हैं। जब आप जर्नलाइजेशन में माहिर हो जाते हैं तो आप धीरे धीरे डिस्क्रिमिनेशन भी करने लगते हैं कि जैसे आपने एक जनरलाइज व्यू तो यहां बना लिया कि हिली एरियाज कोल्ड होते हैं, पर धीरे धीरे आप अलग अलग हिली एरियाज में डिस्क्रिमिनेशन भी करने लगेंगे कि जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर के हिली एरियाज काफी कोल्ड हैं, हिमाचल के हिली एरियाज थोड़े कम कोल्ड हैं, उत्तराखंड के हिली एरियाज बिल्कुल ही कम कोल्ड हैं। तो यहां पे आप हिली एरियाज को एक जनरलाइज व्यू से तो देख ही रहे हैं कि वो कोल्ड है, पर साथ ही साथ उनमें डिस्क्रिमिनेशन भी कर रहे हैं। एक बात और जाननी बहुत जरूरी है कि जो हमारी कंसेप्ट बिल्डिंग होती है वो कंक्रीट और अब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स दोनों पे होती है। परसेप्चुअल लर्निंग के बारे में हमने पढ़ा था कि परसेप्चुअल लर्निंग सिर्फ कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स पे होती है, लेकिन कंसेप्चुअल लर्निंग कंक्रीट और अब्स्ट्रैक्ट दोनों ऑब्जेक्ट्स पे होती है। कंक्रीट का मतलब हम पिछली स्लाइड में पढ़ चुके हैं कि कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनको टच किया जा सके, जिनको देखा जा सके, जिनको टेस्ट किया जा सके, जिनको सूंघा जा सके। जैसे कि अगर हम ग्रीन कलर का कंसेप्ट समझ रहे हैं तो हम एक कंक्रीट चीज जो कि ग्रीन कलर में है वो देख सकते हैं। ऐसे ही हम ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट समझते समय एक कंक्रीट ट्रायंगल को हम देख सकते हैं। पर अब्स्ट्रैक्ट चीजें वो होती हैं जिनको ना तो देखा जा सके, ना टच किया जा सके, ना सूंघा जा सके। जैसे कि प्रॉफिट। क्या आप प्रॉफिट को देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, टच कर सकते हैं? जी नहीं। प्रॉफिट एक अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है जिसको सिर्फ आप समझ सकते हैं, ये चीज आपके दिमाग में ही होती है और कहीं आपको दिखती नहीं है। ऐसे ही स्पीड भी एक अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है। तो आपको ये याद रखना है कि कंसेप्चुअल लर्निंग कंक्रीट और अब्स्ट्रैक्ट दोनों टाइप के ऑब्जेक्ट्स पे होती है, जबकि परसेप्चुअल लर्निंग सिर्फ कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स पे होती है। कंसेप्ट लर्निंग को समझने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए आपने अपने दिमाग में कार्स और डॉग्स को लेके एक कंसेप्ट बना लिया है, मतलब आपके दिमाग में इनको लेकर एक जर्नलाइज व्यू बन गया है। जैसे कि शायद आपके दिमाग में ये व्यू बैठ गया होगा कि सारी गाड़ियां फ्यूल पे चलती हैं और सारे कुत्ते भौंकते हैं। ये तो एक जर्नलाइज व्यू हो गया, लेकिन जैसे जैसे आप जर्नलाइजेशन में माहिर हो जाएंगे आप डिस्क्रिमिनेशन भी करने लगेंगे। जैसे कि गाड़ियों के केस में शायद आप डिस्क्रिमिनेट करने लगेंगे कि मर्सिडीज गाड़ी बाकी गाड़ियों से महंगी है और अच्छी है और स्मूथ चलती है। ऐसे ही कुत्तों को लेकर शायद आप डिस्क्रिमिनेशन करने लगेंगे कि लेब्राडोर जो कि कुत्तों की एक नस्ल है वो बाकी कुत्तों से ज्यादा भौंकती है। तो बेसिकली हर कंसेप्ट लर्निंग जर्नलाइजेशन से शुरू होती है और जैसे जैसे आप अच्छे से जर्नलाइज करने लगते हैं आप डिस्क्रिमिनेशन को भी सीख जाते हैं, जिससे आपका कंसेप्ट पूरा फूल प्रूफ हो जाता है और बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तीसरी टाइप ऑफ लर्निंग जो आइडिएशन लर्निंग के अंडर आती है वो है एसोसिएटिव लर्निंग। एसोसिएटिव लर्निंग बेसिकली दो चीजों को कनेक्ट करके एक इंसिडेंटल लर्निंग होती है। सपोज कीजिए किसी दिन आपका गला खराब था और बहुत दर्द हो रहा था। उसी टाइम कोइंसिडेंटली आपको जोर से भूख लगी और घर में कुछ ना होने के कारण आपने 2 चम्मच शहद के खा लिए। अब थोड़ी देर बाद आप महसूस करते हैं कि आपके गले में बहुत ज्यादा आराम आ गया है और आप बहुत स्मूथ फील कर रहे हैं, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं।
तो इससे क्या होगा, इससे बेसिकली आप कनेक्ट कर पाएंगे कि आपने शहद खाया था और शायद इसी कारण आपका गला ठीक हो गया है, और आपकी एक तरह से ये लर्निंग हो जाएगी कि शहद खाने से गले को आराम मिलता है। तो बेसिकली ये एक इंसिडेंटल लर्निंग है कि आपका गला खराब था और एक कोइंसिडेंट से आपने शहद खा लिया और फिर आपको पता लग गया कि शहद खाने से गला भी ठीक होता है। इस टाइप की लर्निंग को हम एसोसिएटिव लर्निंग कहते हैं। तीसरी कैटेगरी है जो लर्निंग की, वो है लर्निंग एज पर डोमेन्स ऑफ बिहेवियर। इस कैटेगरी में तीन टाइप की लर्निंग आती है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। साइकोमोटर लर्निंग होती है लर्निंग ऑफ फिजिकल स्किल्स। जो हमने मोटर लर्निंग पढ़ी थी थोड़ी देर पहले, वो बेसिकली साइकोमोटर डोमेन की ही लर्निंग है। दूसरी टाइप ऑफ लर्निंग है कॉग्निटिव लर्निंग, जिसको हम लर्निंग ऑफ मेंटल स्किल्स भी कहते हैं। जो हमने थोड़ी देर पहले परसेप्चुअल और कंसेप्चुअल लर्निंग के बारे में पढ़ा था, बेसिकली वो लर्निंग हमारी कॉग्निटिव डोमेन में ही होती है। तीसरी टाइप ऑफ लर्निंग या डोमेन है अफेक्टिव डोमेन, जिसमें हम अपनी फीलिंग्स और अपने एटीट्यूड के बारे में लर्न करते हैं। तो चलिए अब हम साइकोमोटर, कॉग्निटिव और अफेक्टिव डोमेन के बारे में एक एक करके डीप में पढ़ेंगे। पहली जो डोमेन ऑफ लर्निंग है वो है कॉग्निटिव लर्निंग। कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग में बेसिकली हम अपनी मेंटल स्किल्स को डेवलप करते हैं, यानी कि हम अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं, हम अपनी इंटेलेक्चुअल स्किल्स को डेवलप करते हैं, हम डिफरेंट कंसेप्ट्स को समझते हैं और उन कंसेप्ट्स के बीच के रिलेशन को भी समझते हैं। जैसे कि अगर हम प्रॉफिट के कंसेप्ट को समझें तो वो एक तरह की कॉग्निटिव लर्निंग ही है। ऐसे ही अगर हम न्यूटन्स लॉ को समझें तो वो भी एक तरह की कॉग्निटिव लर्निंग ही है। तो कोई भी लर्निंग जिसमें हमारी इंटेलेक्चुअल स्किल्स डेवलप हो रही हैं, हमारा माइंड डेवलप हो रहा है, या फिर हम किसी कंसेप्ट को समझ रहे हैं, वो कॉग्निटिव डोमेन की लर्निंग ही होती है। आइडिएशन लर्निंग में जो हमने दो टाइप्स डिस्कस की थी, परसेप्चुअल और कंसेप्चुअल लर्निंग, ये दोनों लर्निंग बेसिकली कॉग्निटिव डोमेन की ही लर्निंग है, क्योंकि इन लर्निंग में हमारा दिमाग यूज होता है। कंसेप्चुअल लर्निंग में बेसिकली हम कंसेप्ट्स के बारे में सीखते हैं, तो वो तो डायरेक्टली ही कॉग्निटिव डोमेन की लर्निंग है। परसेप्चुअल लर्निंग में भी बेसिकली हम चीजों को टच करके, सूंघ कर, टेस्ट करके अपने दिमाग में एक इंप्रेशन बनाते हैं कि नींबू का टेस्ट खट्टा होता है, जलेबी का टेस्ट मीठा होता है। तो हमारे दिमाग में बेसिकली ये एक इंप्रेशन बन जाता है जो हमारी सेंसेस से आता है लेकिन दिमाग में जाके बस जाता है। इसीलिए परसेप्चुअल लर्निंग को भी बेसिकली हम कॉग्निटिव डोमेन की लर्निंग ही मानते हैं, क्योंकि परसेप्चुअल लर्निंग में भी हमारा माइंड यूज होता है, हमारी इंटेलेक्चुअल स्किल्स यूज होती हैं। तो हमें यह याद रखना है कि परसेप्चुअल लर्निंग और कंसेप्चुअल लर्निंग दोनों ही कॉग्निटिव डोमेन की लर्निंग है। दूसरी जो लर्निंग की डोमेन है वो है अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन में बेसिकली हमारी जो लर्निंग होती है वो हमारी फीलिंग्स को लेके होती है, हमारी इमोशंस को लेके होती है, हमारे एटीट्यूड को लेके होती है। जैसे कि अगर आपको बहुत गुस्सा आता है और आप उस गुस्से को कंट्रोल करना सीख रहे हैं, तो बेसिकली आप अपने एटीट्यूड को चेंज करना चाहते हैं, इसलिए ये लर्निंग आपकी अफेक्टिव डोमेन में लर्निंग होगी। ऐसे ही अगर आप कुछ वैल्यूज को सीख रहे हैं, जैसे कि आपके मम्मी पापा आपको सिखा रहे हैं कि घर में आने वाले हर व्यक्ति को नमस्ते करनी चाहिए, तो ये लर्निंग भी आपकी अफेक्टिव डोमेन में होगी। इसी तरह कोई भी चीज जो आपके एटीट्यूड से रिलेटेड है, आपके इमोशंस से रिलेटेड है, आपकी फीलिंग से रिलेटेड है, वो सारी लर्निंग अफेक्टिव डोमेन की लर्निंग होगी। तीसरी जो लर्निंग की डोमेन है वो है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन में बेसिकली जो लर्निंग होती है वो फिजिकल स्किल से रिलेटेड होती है, जैसे कि साइकिलिंग या फिर जंपिंग। इन फिजिकल स्किल्स को बेसिकली दो भागों में बांटा गया है, फाइन मोटर स्किल्स और ग्रोस मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स वो स्किल्स हैं जिसमें बॉडी के छोटे छोटे मसल यूज होते हैं, जैसे कि हमारे हाथों के मसल, हमारे उंगलियों के मसल। तो अगर कोई भी बच्चा जैसे स्पून उठाना सीख गया है, तो बेसिकली वो अपने बॉडी के छोटे छोटे मसल्स को यूज करना सीख गया है, और हम ये कह सकते हैं कि उसमें फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हो गई हैं। इसी तरह जब हम हैंडराइटिंग करते हैं तो हमारे हाथों के छोटे छोटे मसल यूज होते हैं, और इसीलिए हैंडराइटिंग को भी फाइन मोटर स्किल माना जाता है। अब बारी आती है ग्रॉस मोटर स्किल की। ग्रॉस मोटर स्किल बेसिकली वो स्किल्स हैं जिसमें हमारी बॉडी के बड़े बड़े मसल यूज हो रहे हैं, जैसे कि हमारे बाजुओं के मसल, हमारे बैक के मसल, हमारी लातों के मसल। तो कोई भी चीज जिसमें हम बॉडी के बड़े बड़े मसल्स को यूज कर रहे हैं,
वो ग्रॉस मोटर स्किल्स के अंडर आती है, जैसे कि डांसिंग। क्योंकि डांसिंग में हम अपनी बॉडी के सारे बड़े बड़े मसल्स को यूज करते हैं, इसीलिए डांसिंग को ग्रॉस मोटर स्किल भी कहा जाता है। हमने जो पहले कैटेगरी के अंदर मोटर लर्निंग पढ़ी थी, जिसमें हम अपने बॉडी के मसल्स को यूज करके चीजों को सीखते थे, वो मोटर लर्निंग बेसिकली साइकोमोटर डोमेन में ही आती है। तो अब हमने तीनों कैटेगरीज के अंदर जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग है उनको डिटेल में पढ़ लिया है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको टाइप्स ऑफ लर्निंग अच्छे से समझ आ गई होगी, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन इस पार्ट से पूछे जाते हैं, तो आपको ये पार्ट अच्छे से समझना है। अगर कहीं भी आपको दिक्कत है तो आप प्लीज रिवाइंड कीजिए और दोबारा से इस पार्ट को समझिए, क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लर्निंग की इन तीन डोमेन्स के अलावा एक और भी डोमेन है, जिसे हम कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं। कॉग्निटिव डोमेन बेसिकली हमारे बिहेवियर से रिलेटेड होती है। कॉग्निटिव डोमेन ये डिसाइड करती है कि हम अपनी फीलिंग्स के बेस पे क्या एक्शन लेंगे। हमारी फीलिंग्स तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था अफेक्टिव डोमेन में आती हैं, लेकिन इन फीलिंग्स के बेस पे हम जो भी एक्शन लेते हैं वो कॉग्निटिव डोमेन में आते हैं। चलिए एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। सपोज कीजिए एग्जाम में आपके कम मार्क्स आते हैं और आप फ्रस्ट्रेट फील कर रहे हैं। ये जो फ्रस्ट्रेशन वाली फीलिंग है, ये आपकी अफेक्टिव डोमेन में आएगी। अब इस फ्रस्ट्रेशन के कारण आप जो भी एक्शन लेंगे वो आपका कॉग्निटिव डोमेन में आएगा। एक्शन से मतलब है कि शायद आप सुसाइड कर लें, या फिर आप ये डिसाइड करें कि आप आगे जाके बहुत हार्डवर्क करेंगे और सक्सेस को अचीव करेंगे। तो एक्शन चाहे जो भी हो, वो सारे कॉग्निटिव डोमेन में ही आएंगे। अब टीचर को चाहिए कि वो बच्चे को अफेक्टिव और कॉग्निटिव डोमेन में एक अच्छी लर्निंग दे। अफेक्टिव डोमेन में अच्छी लर्निंग का मतलब है कि वो ये इंश्योर करे कि बच्चा लाइफ में कभी भी फ्रस्ट्रेटेड फील ना करे, हमेशा मोटिवेटेड फील करे। और कॉग्निटिव डोमेन में लर्निंग का ये मतलब है कि बच्चा अगर कभी कभार फ्रस्ट्रेटेड हो भी गया, तो कोई भी वो ऐसा स्टेप ना ले जो उसकी लाइफ के लिए हानिकारक हो सके। बच्चे को हमेशा लाइफ में सक्सेस अचीव करने के लिए मोटिवेटेड ही रहना चाहिए। तो टीचर अगर बच्चे को ऐसी ट्रेनिंग देगी तो बच्चे लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो पास्ट ईयर में आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फाइन मोटर स्किल। हमने पढ़ा था कि फाइन मोटर स्किल वो होती है जिनमें हमारे बॉडी के स्मॉल मसल्स यूज होते हैं। अब अगर हम इनमें से देखें, हॉपिंग, रनिंग, राइटिंग और क्लाइंबिंग, इनमें से राइटिंग ही एक ऐसी चीज है जिसमें हमारे हाथ के छोटे छोटे मसल यूज होते हैं। हॉपिंग, रनिंग और क्लाइंबिंग में हमारी बॉडी के बड़े बड़े मसल्स यूज होते हैं। तो इसका आंसर होगा राइटिंग, यानी कि राइटिंग ही इन चारों में से एक ऐसी चीज है जो कि फाइन मोटर स्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डोमेन ऑफ लर्निंग, के इनमें से कौन सी डोमेन ऑफ लर्निंग है। हमने पढ़ा था कि डोमेन ऑफ लर्निंग होती है साइकोमोटर, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और कॉग्निटिव। तो इसमें अफेक्टिव ही है जो एक डोमेन ऑफ लर्निंग है, बाकी तीनों डोमेन ऑफ लर्निंग नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डूइंग एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर फॉल्स इन, के जो डूइंग एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर है वो लर्निंग की कौन सी डोमेन में आता है। अब डूइंग का मतलब है आप कुछ कर रहे हैं, मतलब आप कुछ एक्शन ले रहे हैं। तो जो डूइंग एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर है बेसिकली वो कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग में आएगा। मतलब इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। आप देख सकते हैं कि जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक में से आए हैं कितने डायरेक्ट हैं और आसान है, पर अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट इज अग्रेसिव इन हिज बिहेवियर टुवर्ड हिज पीयर ग्रुप एंड डज नॉट कंफर्म टू द नॉर्म्स ऑफ द स्कूल, दिस स्टूडेंट नीड्स हेल्प इन। कि बेसिकली एक स्टूडेंट एग्रेसिव है, वो अपने दोस्तों से भी लड़ता झगड़ता है और स्कूल्स के रूल्स को फॉलो नहीं करता है। तो इस स्टूडेंट को बेसिकली लर्निंग की किस डोमेन में हेल्प चाहिए, मतलब उसकी लर्निंग किस डोमेन में कम है और हमें बढ़ानी चाहिए। तो बेसिकली हमने पढ़ा था कि जो अग्रेसिवनेस है हमारा एक एटीट्यूड है, और एटीट्यूड बेसिकली हमारी अफेक्टिव डोमेन का पार्ट है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब हम गैगनेस क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग को डिस्कस करेंगे। गैगने ने लर्निंग को 8 स्टेजेस में बांटा है, और ये स्टेजेस एक ऑर्डर में एग्जिस्ट करती हैं। मतलब गैगने के मुताबिक कोई भी व्यक्ति लर्निंग की इन स्टेजेस को एक ऑर्डर में ही क्रॉस कर सकता है। सबसे पहले वो जो लोएस्ट स्टेज है
उस लर्निंग को करेगा, फिर धीरे धीरे वो इन स्टेजेस को एक एक करके लर्न करता जाएगा। सबसे जो पहली स्टेज है वो है सिग्नल लर्निंग। सिग्नल लर्निंग को क्लासिकल कंडीशनिंग भी कहा गया है। हम क्लासिकल कंडीशनिंग में आगे जाके एक सेपरेट चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ ब्रीफ में इतना समझ लेते हैं कि सिग्नल लर्निंग होती क्या है। अब आपने देखा होगा कि अब जब भी हम कुत्ते के सामने कुछ हड्डी रखते हैं खाने के लिए तो उसके मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि उसको हड्डी बहुत टेस्टी लगती है। अब अगर उसी कुत्ते के सामने आप सिर्फ घंटी बजाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा, वो उसको एक नॉर्मल सी चीज लगेगी। लेकिन अगर आप कुत्ते को हड्डी देते हुए हर वक्त घंटी बजाएंगे तो कुत्ते को यह लगेगा कि जब भी घंटी बजती है उसको हड्डी मिलती है, और हड्डी देखकर उसके मुंह में तो पानी आ ही जाता है। अब जब आप ये बार बार करेंगे, जैसे आपने ये चीज 2-3 महीना किया कि जब भी आपने हड्डी दी साथ में घंटी बजाई और कुत्ते में मुंह में पानी आ गया, कुछ दिनों के बाद यानी कि 3 महीने के बाद आप कुत्ते को हड्डी मत दीजिए, सिर्फ घंटी बजाइए। तो घंटी की आवाज सुनकर भी कुत्ते के मुंह में पानी आ जाएगा, क्योंकि कुत्ते को यह लगने लगेगा कि घंटी का मतलब है कि खाना मिलने वाला है। और इसी टाइप की लर्निंग को हम सिग्नल लर्निंग कहते हैं, क्योंकि कुत्ते को यह लगता है कि घंटी इस चीज का सिग्नल है कि हड्डी मिलने वाली है। जो हमने पहले लर्निंग टाइप्स डिस्कस की थी, उसमें इस टाइप की लर्निंग को हम एसोसिएटिव लर्निंग भी कहते हैं, क्योंकि हम इसमें घंटी को हड्डी से एसोसिएट कर रहे हैं। सेकेंड जो स्टेज है गैग्निस क्लासिफिकेशन की, वो है स्टिमुलस रिस्पांस लर्निंग। इसको ऑपरेंट कंडीशनिंग भी कहते हैं। हम इसके बारे में सेपरेट से एक चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी के लिए हम ब्रीफ में इतना ही जान लेते हैं कि स्टिमुलस रिस्पांस लर्निंग होती क्या है। सपोज कीजिए एक बच्चा एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाता है, उसके माता पिता अच्छे मार्क्स लाने पर उसको बाईसाइकिल लेके देते हैं। जब बच्चे को बाईसाइकिल मिलेगी तो वो और मेहनत करेगा और अच्छे मार्क्स लाएगा, क्योंकि उसको ये पता लग गया है कि अच्छे मार्क्स लाने पर माता पिता कोई अच्छी चीज लेकर देते हैं। तो यहां पे हम क्या देख सकते हैं कि बाईसाइकिल बच्चे के लिए एक स्टिमुलस एक्ट कर रही है, जो बच्चे को मोटिवेट कर रही है और उसके रिस्पॉन्स को रीइंफोर्स कर रही है। मतलब बच्चे में वो एक ऐसा चेंज ला रही है कि वो आगे जाके और मेहनत करेगा और परिश्रम करेगा और अच्छे मार्क्स लाएगा। तो बेसिकली यहां पे आप देख सकते हैं कि एक स्टिमुलस के कारण बच्चे का रिस्पांस कैसे चेंज हो रहा है, वो और मेहनत कर रहा है। इसी को हम स्टिमुलस रिस्पांस लर्निंग भी कहते हैं। तीसरी जो स्टेज है वो है चेनिंग। चेनिंग में बेसिकली बच्चा पहले दो सेपरेट सीखी चीजों को आपस में जोड़ना सीख जाता है। चेनिंग दो प्रकार की होती है, वर्बल चेनिंग और मोटर चेनिंग। तो चलिए इनको हम अब अलग अलग पढ़ते हैं कि वर्बल चेनिंग क्या होती है और मोटर चेनिंग क्या होती है। वर्बल चेनिंग में बेसिकली बच्चा पहले दो सेपरेट सीखी चीजों को आपस में जोड़ना सीख जाता है, अगर वो चीजें आपस में रिलेटेड हैं। जैसे कि पहले बच्चे ने ये सीख लिया है कि मम्मी का मतलब क्या होता है, मम्मी कौन है, पापा का मतलब क्या होता है और पापा कौन है। लेकिन वर्बल चेनिंग में जाके वो ये समझ जाएगा कि मम्मी और पापा आपस में रिलेटेड है, और वो मम्मी या डैडी कहने की बजाय मम्मी डैडी कहना सीख जाएगा। ऐसे ही वर्बल चेनिंग के बाकी एग्जाम्पल्स होंगे कि कभी भी वो छोले या भटूरे अलग अलग नहीं कहेगा, बल्कि छोले भटूरे कहेगा। ऐसे ही वो बॉय गर्ल कहना भी सीख जाएगा। तो बेसिकली यहां पे वो दो अलग अलग सीखी चीजों को जो आपस में रिलेटेड हैं, उनको कंबाइंड वे में कहना, मतलब कि बोलना सीख जाता है। दूसरी टाइप की चेनिंग होती है मोटर चेनिंग। मोटर चेनिंग में बेसिकली हम किसी भी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी को करने के लिए कुछ छोटी छोटी सीखी चीजों को कंबाइन करना सीख जाते हैं। जैसे कि अगर आपको चाबी को यूज करके कार को खोलना है, तो आप बहुत सारे एक्शंस को कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी करेंगे। वो बहुत सारे एक्शंस क्या होंगे, जैसे कि आप चाबी को पहले अपनी पैंट से निकालेंगे, फिर देखेंगे कि चाबी का कौन सा हिस्सा लॉक में जाएगा, फिर आप बेसिकली चाबी को लॉक में इंसर्ट करेंगे, फिर आप चाबी को घुमाएंगे और फिर आप डोर को पुश करके खोल लेंगे। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि यहां पे आपने डोर को खोलने के लिए कितने सेपरेट एक्शंस को एक एक्टिविटी में कंबाइन कर लिया। मतलब आपने एक्टिविटीज की एक चेन बना ली एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी को करने के लिए, और इसी को हम मोटर चेनिंग भी कहते हैं।
चौथी स्टेज है वर्बल एसोसिएशन। इस स्टेज में बेसिकली आप एक चीज को दूसरी चीजों से डिफरेंशिएट करना सीख जाते हैं, जैसे कि आप डॉल को बॉल से डिफरेंशिएट करना सीख जाएंगे, या आप डॉल को टीवी से डिफरेंशिएट करना सीख जाएंगे। तो ये तो बेसिकली इस टाइप की लर्निंग का पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट ये है कि आप जब उस चीज को बाकी चीजों से डिफरेंशिएट कर लेंगे, तब आप उसका नाम भी बोलने लगेंगे। तो बेसिकली यहां पे हमारे दो टाइप के स्टिमुलस रिस्पांस हो रहे हैं। पहले तो आपने डॉल को देखा जो आपके लिए स्टिमुलस है, और आपका रिस्पांस क्या हुआ कि आपने उसको डिफरेंशिएट कर लिया कि ये डॉल है, ये बॉल नहीं है। दूसरा स्टिमुलस रिस्पांस क्या होगा कि डॉल आपके लिए एक स्टिमुलस है, और आपका रिस्पांस क्या हुआ कि आपने अपने मुंह से बोलकर उसको बुलाया कि ये डॉल है। तो ये याद रखिएगा कि वर्बल एसोसिएट लर्निंग में हमेशा दो पार्ट्स होते हैं। पहला तो स्टिमुलस रिस्पांस पार्ट होता है, जिसमें आप ऑब्जेक्ट को बाकी ऑब्जेक्ट से डिफरेंशिएट कर लेते हैं, जैसे कि हमने डॉल को बॉल से या डॉल को टीवी से डिफरेंशिएट कर लिया। और दूसरा पार्ट ये है कि हम डिफरेंशिएट करके उस चीज को उसके जेनरिक नाम से भी बुलाते हैं, जैसे कि इस बच्चे ने इसको डॉल कह के बुलाया। इस प्रकार की लर्निंग वर्बल एसोसिएट लर्निंग कहलाती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ लर्निंग जो गैगनीज की क्लासिफिकेशन में आती है वो है डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग में बेसिकली बच्चा दो सिमिलर चीजों के बीच में डिफरेंशिएट करना सीख जाता है। हमने जो पहली स्टेज थी वर्बल एसोसिएशन लर्निंग, उसमें पढ़ा था कि बच्चा डिफरेंशिएट करना सीख जाता है, लेकिन वो डिफरेंशिएशन बेसिकली दो अलग अलग चीजों में थी, कि जैसे डॉल और बॉल में या फिर डॉल और टीवी में। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन में आके बच्चा दो ऑलमोस्ट सिमिलर चीजों के बीच में डिफरेंशिएशन करना सीख जाता है। जैसे कि अगर बच्चे को आप ये बॉटल दिखाएं और ये बॉटल्स दिखाएं, तो बच्चा ये पहचान लेगा कि उसकी फीडिंग बॉटल ये है और ये नहीं है। तो बेसिकली यहां पे बच्चा दो ऑलमोस्ट सिमिलर चीजों के बीच में डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है, इसीलिए हम इसको डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग कहते हैं। ऐसे ही अगर आप बच्चे को बहुत सारी एक टाइप की कार्स दिखा देंगे, और वो बच्चा इन कारों में से भी पहचान लेगा कि उसकी कार ब्लू कलर की है, तो हम बोलेंगे कि वो बच्चा डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग या डिस्क्रिमिनेशन के कंसेप्ट को सीख गया है। नेक्स्ट स्टेज जो गैगनी की क्लासिफिकेशन में है वो है कंसेप्ट लर्निंग। हम कंसेप्ट लर्निंग के बारे में ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं कि कंसेप्ट लर्निंग में पहले आप जनरलाइजेशन सीखते हैं, फिर आप डिस्क्रिमिनेशन सीखते हैं। तो मैं इस चीज को दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा, जो हमने पहले पढ़ा था वो यहां भी अप्लाई होता है। जो नेक्स्ट स्टेज है गैगनीज की क्लासिफिकेशन में वो है लर्निंग ऑफ लॉज एंड प्रिंसिपल, जिसको कि रूल लर्निंग भी कहा जाता है। जैसे कि अगर बच्चा न्यूटन लॉस के बारे में लर्न कर रहा है, समझ पा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि बच्चे ने लर्निंग ऑफ लॉज एंड प्रिंसिपल की स्टेज को पार कर लिया है। किसी भी लॉ या प्रिंसिपल को समझने के लिए हमें दो या उससे ज्यादा कंसेप्ट को आपस में रिलेट करना पड़ता है। तो अगर बच्चे ने जब तक पिछली यानी कि कंसेप्ट लर्निंग स्टेज को अचीव नहीं कर लिया है, वो तब तक लर्निंग ऑफ लॉज एंड प्रिंसिपल की स्टेज को अचीव नहीं कर पाएगा। जैसे कि न्यूटन फर्स्ट लॉ है कि जब तक कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं लगाई जाएगी, तब तक वो ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू नहीं करेगा। और इसी तरह अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जब तक उस ऑब्जेक्ट पे ऑपोजिट फोर्स नहीं लगाई जाएगी, तब तक वो ऑब्जेक्ट मूव करना स्टॉप नहीं करेगा, मतलब वो ऑब्जेक्ट नहीं रुकेगा। अब इस प्रिंसिपल यानी कि इस लॉ को समझने के लिए हमें दो कंसेप्ट्स को रिलेट करना पड़ेगा। एक कंसेप्ट तो होगा फोर्स का और दूसरा कंसेप्ट होगा मोशन का। जब हम फोर्स और मोशन के कंसेप्ट को रिलेट कर पाएंगे, तभी जाके हम न्यूटन के लॉ को समझ पाएंगे। गैगने की क्लासिफिकेशन में लास्ट स्टेज है प्रॉब्लम सॉल्विंग। यह अल्टीमेट स्टेज है। कोई भी व्यक्ति जब सब लॉज एंड प्रिंसिपल्स को जान लेता है, तब बेसिकली वो प्रॉब्लम सॉल्विंग अचीव कर सकता है। जैसे कि अगर आपने न्यूटन के फर्स्ट लॉ को समझ लिया है, पहचान लिया है, तो आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि कितनी फोर्स एक बॉल जो कि 10 किलोमीटर प्रति आवर से जा रही है उसको रोकने के लिए चाहिए। तो बेसिकली ये एक प्रॉब्लम है जिसमें आपको फोर्स कैलकुलेट करनी है किसी बॉल को रोकने के लिए।
और ये आप तभी कर पाएंगे अगर आप न्यूटन के लॉज को अच्छे से समझ चुके हैं। तो ये बात हमें याद रखनी है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि गैगने की स्टेजेस में हम किसी भी स्टेज को तभी अचीव कर पाएंगे अगर हमने पहली स्टेजेस को अचीव कर लिया है। अगर कोई बच्चा न्यूटन लॉ को नहीं समझ पाया है तो वो कभी भी उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाएगा। चलिए अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन 2016 यानी कि रिसेंट हुए एग्जाम में ही आया है। A child sees a crow flying past the window and says a bird. What does this suggest about child's thinking? कि बच्चा अपनी विंडो में से एक क्रो को फ्लाई करते हुए देखता है और कहता है a bird. तो ये हमें बच्चे की थिंकिंग के बारे में क्या बताता है? पहली ऑप्शन है चाइल्ड हैज प्रीवियसली स्टोर्ड मेमोरीज। बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चे के दिमाग में एक मेमोरी स्टोर हुई हुई है कि क्रो एक बर्ड है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। चाइल्ड हैज डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ बर्ड, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि वो क्रो को एक जर्नलाइज स्टेटमेंट से बुला रहा है अ बर्ड। इसका मतलब है चाइल्ड को जर्नलाइजेशन का कंसेप्ट समझ आ गया है, मतलब वो कंसेप्ट डेवलपमेंट में माहिर हो चुका है। तो बी स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तीसरी स्टेटमेंट है द चाइल्ड हैज डेवलप्ड सम टूल्स ऑफ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट हर एक्सपीरियंस, कि चाइल्ड ने कुछ लैंग्वेज के टूल्स को सीख लिया है ताकि वो अपने एक्सपीरियंस को दूसरों को बता सके। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जब बच्चा कुछ बोल के बता रहा है तो उसने लैंग्वेज को सीख लिया है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा कि जिसमें ए बी सी तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और इनमें से वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब हमने गैगनेस क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ लिया है, अब हम देखेंगे कुछ लर्निंग स्टाइल्स। लर्निंग स्टाइल्स का मतलब है कि हर बच्चा कुछ अलग अलग तरीके से सीखना पसंद करता है, जिससे वो सेटिस्फाइड फील करता है और उसकी लर्निंग इफेक्टिव होती है। जैसे कि कोई बच्चा शायद विजुअल तरीके से पढ़ना पसंद करे। विजुअल का मतलब है कि वो चीजों की पिक्चर्स या इमेजेस देखकर पढ़ना पसंद करता है। जैसे कि हम उसको क्लास में ट्री बोलने की बजाय अगर ट्री की इमेज दिखा देंगे तो वो ज्यादा अच्छा लर्न करेगा। दूसरा तरीका है म्यूजिकल, कि कुछ बच्चे म्यूजिकल तरीके से पढ़ना पसंद करते हैं। जैसे अगर बच्चे को कुछ समझाना है तो अगर हम उस बच्चे को एक म्यूजिकल पोइम से समझाएंगे तो वो अच्छा समझेगा। तीसरा तरीका है वर्बल। वर्बल का मतलब है कि कुछ बच्चे स्पीच या वर्ड से पढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं। जैसे कि ऐसे बच्चे क्लास में टीचर का लेक्चर सुनकर पढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं। चौथा तरीका है फिजिकल। फिजिकल का मतलब है कि बच्चे चीजों को टच करके लर्न करना पसंद करते हैं। जैसे कि ऐसे बच्चे पार्क में जाके फ्लावर्स को टच करके सीखना पसंद करेंगे। तो ऐसे बच्चों के लिए बहुत जरूरी है कि टीचर उनको क्लास से बाहर ले जाए और चीजों को एक्सप्लोर करवाए ताकि उनकी इफेक्टिव लर्निंग हो। पांचवा तरीका है लॉजिकल या फिर मैथमेटिकल। ये बच्चे बेसिकली सिर्फ लॉजिकल चीजों के बारे में ही पढ़ना पसंद करते हैं। ऐसे बच्चों को अगर आप हिस्ट्री या लैंग्वेज पढ़ाएंगे तो उनको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा। उनका ज्यादा इंटरेस्ट वहीं आएगा यहाँ जहां लॉजिक या रीजनिंग यूज हो, जैसे कि मैथ्स या साइंस में। अगला तरीका है सोशल। कुछ बच्चे ग्रुप वर्क में ज्यादा अच्छा लर्न करते हैं, तो टीचर को चाहिए कि उनको कुछ ग्रुप असाइनमेंट्स या ग्रुप रिसर्च वर्क असाइन करे ताकि वो एक ग्रुप में जाकर अच्छे से सीख सकें। लास्ट तरीका है सॉलिटरी यानी कि इंडिविजुअल। कुछ बच्चे सेल्फ स्टडी करना पसंद करते हैं, वो अपना आराम से अपने कमरे में बैठकर किताब से पढ़ना पसंद करते हैं। तो ये सारी अलग अलग टेक्निक्स हैं, हर बच्चे की अलग टेक्निक है, हर बच्चा अलग स्टाइल से पढ़ना चाहता है। टीचर को चाहिए कि वो बच्चे के लर्निंग स्टाइल को समझे और उसको उसी के लर्निंग स्टाइल के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन दे, पढ़ाए, ताकि बच्चे की इफेक्टिव लर्निंग हो। चलिए अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि पास्ट ईयर में आ चुका है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लर्निंग स्टाइल, कि इनमें से कौन सा एक लर्निंग स्टाइल है। ऑप्शन है विजुअल, एक्रूअल, फैक्चुअल, टेक्चुअल। हमने ये अभी पढ़ा है कि विजुअल एक वन ऑफ द लर्निंग स्टाइल होता है जिसमें बच्चा पिक्चर्स या इमेजेस को देख के लर्न करना पसंद करता है। और दूसरा यानी कि एक्रूअल, फैक्चुअल और टेक्चुअल में से कोई भी लर्निंग स्टाइल नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए दोस्तों, थैंक यू। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको टाइप्स ऑफ लर्निंग अच्छे से समझ आ चुकी हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग